इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 15 संविधान का निर्माण भाग 2। इसमें हम मुख्य आवाजें पढ़ेंगे। अभी तक हमने संविधान का थोड़ा मोड़ा स्ट्रक्चर, उसका जो परिचय था उसको पढ़ा। फिर से संविधान की रचना, उस समय क्या क्या बातें हुई, चर्चाएं हुई, उस पर हमने जाना। अब उसमें मुख्य बातें क्या थी उसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए समय की बर्बादी न करते हुए, संविधान सभा में 300 सदस्य थे। कितना? 300 सदस्य थे। इनमें से 6 सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। क्या चीज? 6 सदस्य की महत्वपूर्ण रही थी उनकी भूमिका। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद थे। 3 महान नेता जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे और बाकियों का ये लोगों ने चुनाव किया था। समझना, फिर से मैं बताता हूं कि संविधान सभा में 300 सदस्य थे, जिसमें 6 सदस्य की भूमिका महत्वपूर्ण रही। इन 6 में से 3 जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के सदस्य थे। एक निर्णायक प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव को नेहरू ने पेश किया था। उन्होंने यह प्रस्ताव भी पेश किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज केसरिया, सफेद और गहरे हरे रंग की 3 बराबर चौड़ाई वाली पट्टियों का तिरंगा झंडा होगा, जिसके बीच में गहरे नीले रंग का चक्र होगा। ये बातें नेहरू जी ने बोला था। झंडा का पूरा यहाँ पर बताया जाता है, ढांचा कैसा कैसा अपना मतलब होगा। क्या चीज? तिरंगा। ऊपर केसरिया, बीच में उजला, सबसे नीचे गहरे हरा कलर का हरा रंग, ठीक है। बीच में आपको नीला कलर से चक्र बना रहेगा। ये नेहरू जी का प्रस्ताव पहले था और भी कुछ बातें यहाँ पर उन्होंने पेश किया था। पटेल मुख्य रूप से पर्दे के पीछे कई महत्वपूर्ण काम कर रहे थे। पटेल जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये पर्दे के पीछे काम कर रहे थे। उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप लिखने में, समझना यहाँ पर, उन्होंने कई रिपोर्टों के प्रारूप मतलब नेव, जो शुरुआती ढांचा होता है, तो प्रारूप लिखने में खास मदद होता है, खास मदद की और कई परस्पर विरोधी विचारों के बीच सहमति पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। तो भैया कैसे सहमति यहाँ पर हो सकता है? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। सबका बात सुनना, राजी करना, वो सब उनका काम था। सभा में चर्चा रचनात्मक दिशा ले और सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का मौका मिले, यह उनकी जिम्मेदारी थी। राजेंद्र प्रसाद की जिम्मेदारी थी कि हर लोगों को बोलने का मौका मिले। सरदार वल्लभ भाई पटेल पीछे से काम करते थे, सारा सुझाव प्रस्ताव करने का, सहमति करने का उनका काम। पंडित जवाहरलाल नेहरू का काम था भाषण गढ़वाओ, चलो काम खत्म। और बाकी 3 जो थे उनका नाम अभी मिलेगा। अब हम आगे यहाँ पर देखेंगे तो कांग्रेस के इस त्रिगुट, मतलब ये 3 लोग जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद जी, आगे देख लेते हैं। तो उनके अलावा प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री BR अम्बेडकर भी सभा के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक थे। देखो, 3 का नाम हो गया, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, अर्थशास्त्री, विधिवेता, मतलब विधिवेता, वो सब विधि से बनाने वाले, बताने वाले, कैसे कैसे क्या होगा, ये सब के बारे में जानकारी देते थे। अर्थशास्त्री तो थे ही। क्या नाम था? BR अम्बेडकर भी सभा के महत्वपूर्ण सदस्य में थे। चौथे नंबर पे इनका नाम। यद्यपि ब्रिटिश शासन के दौरान अम्बेडकर कांग्रेस के राजनीतिक विरोधी रहे थे, मतलब कांग्रेस के राजनीतिक तौर पर विरोधी थे जब ब्रिटिशों का शासन चलता था, परंतु स्वतंत्रता के समय महात्मा गांधी की सलाह पर उन्हें केंद्रीय विधि मंत्री मतलब क्या होता है? मतलब बाहरी सारा काम धाम करने का, अंदर काम धरने का उनका पूरा काम था। तो विधि मंत्री का पद संभालने का न्योता दिया गया था। इस भूमिका में उन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में काम किया था। उनके साथ 2 अन्य वकील भी काम कर रहे थे। एक गुजरात के KM मुंशी थे, तो दूसरे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ये कहाँ के थे? मद्रास के थे, मतलब चेन्नई के थे। तो एक
गुजरात के एक चेन्नई के 2 वकील इनके साथ काम करते थे। दोनों ने ही संविधान के प्रारूप पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ये के.एम. मुंशी हो गए, चाहे मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये दोनों और अंबेडकर जी मिलकर संविधान के अलग अलग प्रस्ताव पे बढ़िया से सुझाव दिए थे कि ऐसे ऐसे करने पे इस प्रकार का काम किया जा सकता है। इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने, समझना यहाँ पर कि जो 6 सदस्य थे, शायद ये 2 मिलाकर 6 हो गए, लेकिन ऐसा नहीं था। अभी तो 4 की बात हो रही है, अभी 2 तो और गायब है, अभी लापता है। तो इन 6 सदस्यों को 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी। इनमें से एक बी.एन. राव थे और भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे। कौन, समझना यहाँ पर, इन 6 सदस्यों में 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी थी। कौन कौन? इनमें से एक का नाम था बी.एन. राव, वह भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और उन्होंने अन्य देश की राजनीतिक व्यवस्था का गहन अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे, जिसका नाम था बी.एन. राव। आगे दूसरे अधिकारी एस.एन. मुखर्जी थे। क्या नाम था? एस.एन. मुखर्जी। इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। क्या थी? मुख्य योजनाकार। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैधिक, समझना यहाँ पर, जो मुखर्जी थे, कौन मुखर्जी? एस.एन. मुखर्जी। तो मुखर्जी जटिल प्रस्ताव जो होता था उसको स्पष्ट वैधिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता रखते थे। तो 6 लोगों का बात यहाँ पर सामने आ गया। कौन कौन? पहिलका का नाम जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, और दूसरे नंबर पे हैं बी.एन. राव, पांचवें नंबर पर बी.एन. राव और छठे नंबर पर एस.एन. मुखर्जी। 6 का काम तमाम कर दिया गया, मतलब 6 का नाम मालूम चल गया आपको। अब हम जानते हैं बाकी 300 में से भैया बाकी कौन कौन थे। भैया इसमें से कांग्रेस नहीं, मुस्लिम लीग के भी लोग थे। इन लोगों का बंटवारा अभी होना बाकी है। डोंट वरी, डोंट फियर, अभी सामने दिखने को मिलेगा हम लोग को। तो अंबेडकर के पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। किसके पास? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास ये जिम्मेदारी थी कि सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करो। इस कुल में, समझना यहाँ पर, इस पूरे काम में कुल मिलाकर 3 वर्ष लगे और इस दौरान हुई चर्चाओं के मुद्रित रिकॉर्ड 11 भारी भरकम खंडों में प्रकाशित किया गया है। यह लंबी मगर दिलचस्प प्रक्रिया थी। संविधान सभा के सदस्यों ने अपने विविध दृष्टिकोण बड़ी सफाई से पेश किया। अपने जो भी उनका दृष्टिकोण था बहुत बढ़िया सफाई से सामने पेश किया कि ऐसा ऐसा काम करोगे तो इस प्रकार की काम यहाँ पर हो सकती है। डेट केवल याद रखना, 3 वर्ष लगे थे। इनकी प्रस्तुतियों में हम भारत के भविष्य से जुड़े कई मुद्दों पर परस्पर विरोधी विचार देख सकते हैं। देश के भावी स्वरूप पर, जो देश का बड़ा सा इलाका था, तो भावी स्वरूप पर भारतीय भाषाओं, राष्ट्र को कौन सी राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था अपनानी चाहिए, नागरिकों के नैतिक मूल्य कैसे होने चाहिए और कैसे नहीं होने चाहिए, इन सभी प्रश्नों पर भी बहस यहाँ पर हो रही थी कि क्या कैसे 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 नहीं होगा, क्या कैसे कैसे होगा, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, मजदूर कैसे होना चाहिए, मालिक कैसा होना चाहिए, उनके पैसा कितना होना चाहिए, इन सभी बातों को तय करना था। तो इस पर तो चर्चा होगा ही। किसी दिन मैं यह 11 रिकॉर्ड जो सामने दिया गया है, 11 रिकॉर्ड में सामने पेश किया गया, प्रकाशित किया गया, ये किताब मैंने अपने इलाके में खोजा और दुर्भाग्यवश हमें ये किताब नहीं मिला। तो जिस दिन मैं दिल्ली जाऊंगा तो वहां से ये किताब खरीद कर लाऊंगा, तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। ये सामने तस्वीर आप देख सकते हैं, 15.5 बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और हिंदू कोड बिल पर चर्चा का संचालन कर रहे हैं। ये हिंदू कोड बिल पर चर्चा हो रहा है, उसी को यहाँ पर क्या कर रहे हैं, संचालित कर रहे हैं। कौन कौन क्या बोल रहा है, कौन कौन क्या नहीं बोल रहा है। ये अपना भीमराव अम्बेडकर है। क्या नाम है? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। याद रहेगा नाम ऑफ कोर्स।
ये बाकी सब सदस्य थे जो यहाँ पर उस समय के सांसद हुआ करते थे। देखो, उस समय सब लोग कॉपी किताब लेकर जाते थे, और आज का सांसद है सब कि खाली हाथ जाता है, सब चीपो लेकर नहीं जाता है, लिखियों पर अपने से नहीं ले जाता है, लिखने वाले भी स्टाफ रखा गया है। दुर्भाग्य है ऐसे ऐसे सांसदों का। संविधान की दृष्टि से यहाँ पर देखा जाए कि क्या क्या होता है। अब हम अहम भूमिका से देखेंगे संविधान की दृष्टि, ठीक है। तो 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। कब? 13 दिसंबर 1946 कि संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। यह एक ऐतिहासिक प्रस्ताव था जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी, और वह फ्रेमवर्क सुझाया गया था कि भैया हमारा संविधान होगा कैसे, मतलब एक तरीके से ढांचा मैप दिखाया गया था जिसके तहत संविधान का कार्य आगे बढ़ना था। इसमें भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित किया गया था। नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया, और यह वचन भी दिया गया था कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों एवं दलित और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाएंगे। इन उद्देश्यों को रेखांकित करते हुए नेहरू ने भारतीय प्रयोग को एक व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ में प्रस्तुत किया। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनकी नजर बरबस अतीत, जो पीछे बीत गया, तो बरबस अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों की ओर जा रही है जिसमें अधिकारियों, यहाँ पर अधिकार है, तो अधिकारों के ऐसे दस्तावेज तय किए गए थे कि हमारा कैसा अधिकार होगा। ये दस्तावेज कौन पेश किया था? अधिकारी ही पेश किए थे ना। तो अधिकारों के ऐसे दस्तावेज पेश किए गए थे, ऐसे ऐसे ऐतिहासिक है भैया। अब हम नए तरीके से सब गढ़ेंगे, ये बातें यहाँ पर सामने रखी गई थी, लेकिन हम पूरे पाठ में केवल चर्चाएं ही पढ़ेंगे क्या क्या हुआ था। चलिए वही पढ़कर आपको बताते हैं। हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। जवाहरलाल नेहरू बोले हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। आगे सुनिएगा। 13 दिसंबर 1946 को अपने प्रसिद्ध भाषण में जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मेरे जहन में बार बार वे सारी संविधान भाषाएं आ रही है जो पहले यह काम कर चुकी है। समझ रहे हो ना? मुझे उस महान अमेरिकी राष्ट्र के निर्माण की प्रक्रिया का ख्याल आ रहा है जहां राष्ट्रीय निर्माण ने एक ऐसे संविधान रच दिया जो इतने सारे सालों 1.5 सदी से, मतलब 150 साल से भी ज्यादा समय तक काल की कसौटी पर खरा उतरा। उन्होंने एक महान राष्ट्र गढ़े जो उसी संविधान पर आधारित है। इसके साथ ही मेरी नजर उस महान क्रांति की ओर जाती है जो 150 साल पहले अन्य स्थानों पर हुई थी। मुझे उस संविधान सभा का विचार आता है जो स्वतंत्रता के लिए इतने सारे संघर्ष लड़ने वाले पेरिस के भव्य एवं खूबसूरत शहर में जुटी थी। उस संविधान सभा ने कितनी मुश्किलों का सामना किया था और किस तरह राजा और तमाम अन्य अधिकारी उसके रास्ते में रोड़ा बने हुए थे, फिर भी उन लोगों ने अपना संविधान रचा। ऐसा रचा कि आज खूबसूरती उनके पास है। इतिहास के ये सारे अध्याय बरबस मुझे याद आ रहे हैं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिखाया जाता था। ये लाइनें मैं फिर से आपको बताता हूं। सदन इस बात को याद रखेगा कि जब इस तरह की मुश्किलें आई और जब उन संविधान सभाओं के लिए एक कमरा तक नहीं दिया जा रहा था, तो उन्होंने टेनिस के खुले मैदान में सभा की थी और एक शपथ ली थी कि जिसे टेनिस कोड, यहां पर समझना, कि जिसे टेनिस कोड की शपथ के नाम पर से जाना जाता है। टेनिस कोड की शपथ के नाम से उसको जाना जाता है। जिन्होंने
राजाओं और अन्य ताकतों की रुकावटों के बावजूद अपनी बैठकें जारी रखी और तब तक वहां से नहीं हिले जब तक उन्होंने अपना काम पूरा नहीं कर लिया था। मुझे विश्वास है कि हम भी उसी शुद्ध भावना से यहाँ इकट्ठा हुए हैं, और चाहे हमारी बैठक इस कक्ष में हो या कहीं और हो, चाहे खेतों में हो या बाजार में हो, हमारी बैठकें तब तक जारी रहेगी जब तक हम अपना काम पूरा नहीं कर लेते जारी। ये बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बोला गया था, भी नीचे भी मिलेगा पढ़ने के लिए। इसके साथ ही मुझे हाल के एक क्रांति का विचार आता है जिसमें एक नए किस्म के राज्य का जन्म हुआ। यह रूस की क्रांति थी जिसने दुनिया के एक शक्तिशाली देश के रूप में सोवियत समाजवादी गणराज्य को जन्म दिया। आज यह देश दुनिया में अप्रतिम भूमिका निभा रहा है, मतलब बहुत बढ़िया भूमिका निभा रहा है, बहुत बढ़िया। यह न केवल दुनिया का ताकतवर देश है बल्कि हमारा पड़ोसी भी है। रूस की बात हो रही है। ये सारे महान प्रयोग हमारे सामने हैं। हमें उनकी सफलताओं से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास भी करना है। हो सकता है कि हम उन्हीं विफलताओं के, जो विफलताएं उनके पास थी, उन्हीं विफलताओं से बचने में सफल न हो पाए, क्योंकि किसी भी इंसानी कोशिश में थोड़ी बहुत नाकामी की गुंजाइश तो रहती ही है। परंतु मुझे विश्वास है कि तमाम रुकावटों और कठिनाइयों के बावजूद हम आगे बढ़ेंगे और उस सपने को प्राप्त और साकार करने की दम लेंगे। साकार करके ही हम उसका दम लेंगे, जिसे हम इतने अरसे से अपने दिलों में संजोए हुए हैं, उसको यहाँ से पूरा करके मानेंगे। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ संकल्प और पवित्र संकल्प लिया है। हमने एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य की स्थापना का दृढ़ और पवित्र संकल्प लिया है। भारत का संप्रभु होना निहित है, इसका स्वतंत्र होना, गणराज्य होना भी स्वाभाविक है। कुछ मित्रों ने सवाल उठाया है, आपने यहाँ लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? कुछ लोगों ने बोला कि लोकतांत्रिक शब्द क्यों नहीं रखा? बाद में इस शब्द को जोड़ दिया गया 1980 के करीब में। मैंने उन्हें कहा कि निस्संदेह यह सोचा जा सकता है कि कोई गणराज्य लोकतांत्रिक न हो, परंतु हमारा पूरा इतिहास इस तथ्य का साक्षी है कि हम लोकतांत्रिक संस्थाओं के ही पक्षधर हैं। स्वाभाविक है कि हमारा लक्ष्य लोकतंत्र है। लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं, लोकतंत्र से कम कुछ भी नहीं। यह लोकतंत्र कैसा होगा, उसकी शकल सूरत कैसी होगी, यह एक अलग मसला है। आज के लोकतंत्रों ने दुनिया की प्रगति में जबरदस्त भूमिका निभाई है और उनमें से बहुत सारे यूरोपीय तथा अन्य स्थानों के देश हैं। परंतु यह संदेहजनक हो सकता है कि अगर उन्हें पूरी तरह लोकतांत्रिक बने रहना है तो न जाने कब उन लोकतंत्रों को अपनी शकल सूरत थोड़ी बहुत बदलनी पड़ती। मैं आशा करता हूं कि किसी कथित लोकतांत्रिक देश की एक खास लोकतांत्रिक प्रणाली या किसी संस्थान विशेष की हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। हम किसी भी देश के, हम किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का, हम किसी भी लोकतांत्रिक देश का, उसके प्रणालियों का केवल नकल करने के लिए हम नहीं हैं। हो सकता है कि हम उससे बेहतर कुछ रच सकते हैं, कुछ बेहतर कर सकते हैं। बहरहाल किसी भी खूबसूरत में और किसी भी सूरत में, दो बातें बोल रहा हूं, खूबसूरत में खुद से बोला, सूरत यहां पर लिखा है। बहरहाल किसी भी सूरत में हम यहाँ जैसे चाहे सरकार बनाएं, वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार जरूर होना चाहिए। हम कुछ भी बनाए, लोगों को स्वीकार जरूर होना चाहिए। ये बातें यहाँ पर बताया जाता है। हम लोकतंत्र के हक में हैं, हम लोकतंत्र के हक में हैं। यह इस सदन को तय करना है कि इस लोकतंत्र
पूर्णतम लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा। हम लोकतंत्र के हक में हैं, लेकिन लोकतंत्र का स्वरूप कैसा होगा इस सदन को तय करना होगा। सदन इस बात को देख सकता है कि यद्यपि इस प्रस्ताव में हमने लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि हमें लग रहा है यह तो स्वाभाविक ही है कि गणराज्य शब्द में यह शब्द पहले ही निहित होता है। गणराज्य में लोकतंत्र भी है, इसलिए हम अनावश्यक और अनुपयोगी शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। मतलब बिना जरूरत का शब्द का हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। हमने शब्द के उपयोग मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है। समझना यहाँ पर कि हमने शब्द के उपयोग मात्र से कहीं ज्यादा ध्यान दिया है कि उपयोग क्या होगा। हमने एक प्रस्ताव में लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है, बल्कि लोकतंत्र की ही नहीं, आर्थिक लोकतंत्र की अंतर्वस्तु प्रस्तुत की है। आर्थिक तौर पर लोकतंत्र की यहाँ पर अर्थवस्तु सामने प्रस्तुत किया गया है, अंतर्वस्तु सामने हमारे पास है। अन्य सदस्यों को इस बात पर आपत्ति हो सकता है, अन्य सदस्य जो है इस बात पर उनको आपत्ति हो सकता है कि इस प्रस्ताव में हमने भारत को एक समाजवादी राज्य बनाने का उल्लेख क्यों नहीं किया। यहाँ मेरा केवल इतना ही कहना है कि मैं समाजवाद का समर्थक हूँ और मुझे आशा है कि एक दिन भारत भी समाजवाद के पक्ष में होगा और वही भारत का समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा। मतलब वही भारत एक समाजवादी राज्य की स्थापना के मार्ग पर चलेगा और मुझे पूरा विश्वास है कि एक दिन पूरी दुनिया को इसी मार्ग पर चलना होगा। संविधान सभा बहस खंड 1 ये बातें यहाँ पर सामने दिया गया है कि एक दिन हम समाजवादी पक्ष पर चलेंगे। ये मैंने ऊपर आपको पेरिस का जो बताया था टेनिस कोर्ट की शपथ, देखो यहाँ पर टेनिस फील्ड में लोग किस तरह शपथ ले रहे हैं कि भैया हम शपथ लेते हैं कि अपना देश ऐसे ही चलाएंगे बनाएंगे। तो इस प्रकार के सामने हर प्रकार की मतलब एक कहानी होती है, उसको प्रस्तुत करने का लोगों ने काम किया था। आप भी उसके लिए काम कर सकते हो, आशा है कि आप जरूर काम करोगे। आगे हम यहाँ पर देखेंगे तो अपना आगे की बात जो है एक उद्देश्य से मैं बताता हूँ। उद्देश्य जो था प्रस्ताव में लोकतांत्रिक शब्द का इस्तेमाल न करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने क्या कारण बताया था। अभी आपने ऊपर सुना ना, इस चीज को बताओ कि नेहरू जी ने क्या कारण बताया था कि हम लोकतंत्र शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। नेहरू के भाषण स्रोत 1 की सावधानी से पड़ताल की जानी चाहिए और उसमें क्या कहा जा रहा है। नेहरू के अतीत प्रेम से क्या पता चलता है, इस सब के बारे में हमें सोचना चाहिए। समझ रहे हो ना आप? ये सवालें हैं, केवल सवाल ही सवाल हैं। संविधान की दृष्टि को निर्धारित करने वाले विचारों के उद्गम के बारे में वह क्या कह रहे हैं। अतीत की ओर जाते हुए अमेरिकी और फ्रांसीसी क्रांति का हवाला देते हुए नेहरू भारत में संविधान निर्माण के इतिहास को मुक्ति और स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। ये समझाने वाली बात ही नहीं है, केवल पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा जी। नेहरू जी केवल अमेरिकी, फ्रांस और कांग्रेस की मतलब रसिया, सोवियत संघ की बातों को बताकर सामने अपने संविधान को मुक्त और स्वतंत्रता के एक लंबे ऐतिहासिक संघर्ष का हिस्सा सिद्ध कर रहे हैं। वह भारत संघर्ष के ऐतिहासिक मुद्दों पर यहाँ पर समझना आप कि वह भारतीय संघर्ष के ऐतिहासिक महत्व को अतीत के क्रांतिकारी क्षणों के समक्ष बता रहे हैं। लेकिन नेहरू के कहने का आशय मतलब एक आशा होता है ना, तो कहने का आशय यह नहीं है कि उन घटनाओं को आज के लिए ब्लूप्रिंट मान लिया जाए, मतलब आज के लिए एक एग्जाम्पल मान लिया जाए, नहीं, या कि उन क्रांतियों के विचारों को बिना सोचे विचारे भारत पर लागू कर दिया जा सकता है। नहीं, बिना सोचे समझे कुछ लागू नहीं करना है। ये प्रस्ताव यहाँ पर सामने पेश हुआ था।
वह किसी खास तरह के लोकतंत्र को अपनाने का विरोध करते हैं। मतलब खास तरह का जो लोकतंत्र होता है उसको नहीं मानना है, उसको नहीं मानना है। और कहते हैं कि हमारे लोकतंत्र की रूपरेखा हमारे बीच होने वाली चर्चा से ही उभरेगी। हम चर्चा करेंगे, उसी बात पर अपना संविधान रचा जाएगा बस। वह इस बात पर जोर देते हैं कि भारत में संविधान के आदर्श और प्रावधान कहीं और से उठाए गए नहीं हो सकते हैं। हम कहीं और से अपना प्रावधान और आदर्श नहीं उठाएंगे, हम अपना नया इतिहास रचेंगे, हम अपना नया संविधान बनाएंगे। उन्होंने विश्वास व्यक्त करते हुए, समझना यहाँ पर, उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं, हम सिर्फ नकल करने वाले नहीं हैं। उनके शब्दों में भारत में शासन की जो व्यवस्था स्थापित हो वह हमारे लोगों के स्वभाव के अनुरूप और उनको स्वीकार्य होनी चाहिए। पश्चिम से वहां की उपलब्धियों और विफलताओं से सबक लेना जरूरी तो है ही, लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि पश्चिमी समाजों को भी अन्य स्थानों पर हुए प्रयोगों से बहुत कुछ सीखना पड़ा था। मतलब पश्चिम के इतिहास से, पश्चिम के संविधान से हम कुछ नया नहीं सीख सकते, उनका कॉपी भी नहीं कर सकते हैं। हम उनके उपलब्धियों से सीख सकते हैं, लेकिन उनके विफलताओं से हमें सबक भी लेना चाहिए। जो भी लोग पश्चिम के रहने वाले थे, तो पश्चिम के समाजों को भी बहुत सारे प्रयोग करने पड़े थे और बहुत सारे अवधारणाओं की वजह से बदलना भी पड़ा था और बहुत कुछ सीखना भी पड़ा था। लोकतंत्र की अपनी अवधारणा बदलनी पड़ी थी और उनको अपनी विचारधारा भी बदलनी पड़ी थी। आगे बताया जाता है, नेहरू जी का ही बात यहाँ पर दिया जा रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य यह होगा कि, भारतीय संविधान का उद्देश्य जो था यही होगा कि लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का एक दूसरे में समावेश किया जाए और भारतीय संदर्भ में इन विचारों की रचनात्मक व्याख्या की जाए। यहाँ पर समझना, यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय संविधान का उद्देश्य केवल लोकतंत्र के उदारवादी विचारों और आर्थिक न्याय के समाजवादी विचारों का ही एक दूसरे में समावेश किया जाएगा। मतलब एक लोकतंत्र का व्यवस्था, उदारवादी विचार और आर्थिक न्याय समाजवादी विचारों को एक तरीके में एक जगह पर पिरोने का काम किया जाएगा। भारतीय संदर्भ में इन सभी विचारों को रचनात्मक व्याख्या किया जाएगा, व्याख्या एक नया तरीके से जगह दिया जाएगा। नेहरू इस बात पर जोर दे रहे थे कि भारत के लिए क्या उचित है, इस बारे में हमें रचनात्मक ढंग से सोचना चाहिए। भारत के लिए हम क्या सही कर सकते हैं, क्या गलत कर सकते हैं, क्या सही है, क्या सही नहीं है, इस सब के बारे में हम रचनात्मक सोचना चाहिए, हमें उस पर बहस करनी चाहिए। हम बहस करके ही हम उचित मुद्दा को हम सामने पेश कर पाएंगे। अब इसी में हम अगले भाग में पढ़ेंगे लोगों की इच्छा। लोगों की इच्छा थी क्या, क्या था उनका कारण, ये सब बातें यहाँ पर सामने हमें पेश करने को मिलेगा। आप कमेंट कीजिए, जो भी दिक्कत है, जो भी डाउट है, आप कमेंट कीजिए। विदिन 24 आवर में आपको जवाब दे दिया जाएगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।